बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मुगरी। बात करें तो फैसला यकीनी तौर पर पाकिस्तान की कौम ने मुत्तहद होकर फैसले कर लिए कि हिंदुस्तान यानी कि भारत को भरपूर जवाब देंगे। कराची से कश्मीर, कश्मीर से कश्मीर तक तमाम पाकिस्तानी ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के इस इशू पे मुत्तहद नज़र आते हैं। यकीनी तौर पर किसी भी सियासी पार्टी या फिर किसी भी सूबे से ताल्लुक़ हो, वो बहैसियत पाकिस्तानी यही समझता है कि कश्मीर और ख़ास तौर पर जो है हिंदुस्तान के तमाम उन नुकात पर जो है इकट्ठे हैं। अगर बात की जाए कि पानी का इशू हो या फिर कश्मीर का इशू हो, फिर या फिर हिंदुस्तान की जो है कोई भी ऐसी जंग जो कि वो मुसलत करने की पाकिस्तान पे बारहा कोशिश करता है, और उसका जवाब माजी में और हाल में जिस तरह से पाकिस्तान ने दिया वो बड़ा अहम है। मगर यहाँ पर क्या करें कि पड़ोसी हैं और पड़ोसी बाज नहीं आते उन हरकतों से और उन बयानात से, जिनको लेके फिर पाकिस्तान को भी जवाब देना पड़ता है। भारतीय कहें कि साबिक जो है आर्मी के जो हैं अमलदार हों, चीफ हों, या रिटायर फ़ौजी हों, या फिर जो है मौजूदा, ऐसे ऐसे बयानात दे देते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। और जैसे DGISPR ने कहा था कि कम से कम औरतों वाला काम करें, कोई ऐसा नाम रख लें अपने ऑपरेशन सिंदूर का जो कि मर्दों वाला हो। कई बरसों से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मीडिया पे TRP और रेटिंग की दौड़ में जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे खबरें दे देते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, इसी तरह आज भी भारत बारहा एक एटमी रियासत को धमकियां दे रहे हैं। और एटमी रियासत यानी कि पाकिस्तान, जो कि जो है पिछले साल उनका ऑपरेशन सिंदूर अपने मिट्टी में मिलाया। राफेल से लेके कई उनके जो है कह सकते हैं कि रॉ को भी पाकिस्तानियों ने फेल कर दिया। S-400 से समेत कई जो है जहाज़ मार गिराए। मगर उन शाहीनों को सलाम जिन शाहीनों ने ये सोचा कि बस भाई इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा पड़ोसियों का नुकसान पाकिस्तान नहीं चाहता। अगर बात की जाए कि नरेंद्र मोदी हमेशा जिस तरह से बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव को यानी कि इलेक्शन को लेके होती है, मगर हिंदुस्तान के अंदर आज भी जिस वक्त बात कर रहे हैं गोदी मीडिया से छोड़कर, अगर बात की जाए कि आज़ाद मीडिया और यूट्यूबर और ख़ास तौर पर जो उनकी आम जनता है, वो अमूमन यही कह रही है कि नरेंद्र मोदी और साबिक फ़ौजी जनरल और मौजूदा जो आर्मी जनरल हैं जिस तरह से वो बयानात दे रहे हैं, वो बयानात महज एक धमकी की हद तक हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज, DGISPR से लेके पाकिस्तान का हर शख्स कह रहा है कि जी हम तैयार हैं। जैसे कि पिछले दिनों DGISPR ने कहा कि जब एयरफोर्स का पायलट जब जहाज़ में बैठता है तो वो यही कहता है कि मुझे यकीनी टारगेट तक पहुंचना है और उसको गिराना है। इसी तरह फिर बहरिया और पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी और जो चौकियों पे खड़े हुए हमारे जवान हैं, वो यही समझते हैं कि हमें या तो गाजी बन के लौटना है या तो शहीद होना है। जब ये जज्बा हो तो फिर दुश्मन को यकीनन धूल जो चटाई है हमने वो बड़ी अहम है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मेजर रिटायर जो हमारे पास डॉक्टर सजाद बुखारी साहब हैं, सीनियर साफ़ी तजिया निगार हैं। मेजर रिटायर महसम रज़ा साहब हैं, दिफाई तजिया निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर। आपका बहुत शुक्रिया तीनों का। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा, हिंदुस्तान की जो ये धमकियां हैं बारहा, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वो अपने लोगों को एंगेज करने के लिए हैं, बताने के लिए, मगर आम हिंदुस्तानी भी जो है अब तनकीद करता है कि भाई सिर्फ गोदी मीडिया यही चीज़ें दिखाता रहता है और हमारे जनरल सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपके पैनलिस्ट में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब जैसे लोग जो बड़ा काम कर रहे हैं, नेशन के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और ओवरऑल इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस में मार्का हक के बनियान मरसूस में भी उन्होंने बड़ा काम किरदार अदा किया। अनफॉर्चुनेट ये है कि वीडियो लिंक पे ही मेरा उनका रब्ता होता है। आजकल हमारी दूरियां हैं, काफी कुर्बतों में बदलनी चाहिए। बहरहाल एनी आओ, आपने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की है भारत के हवाले से। देखें, बड़ा दागदार माजी है। हमसे जंग की बात करने वाले ये वो लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी ये है कि आपको याद होगा इन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दी कि पाकिस्तान के टिड्डी दिल ने हमला कर दिया। आपको याद होगा वहां टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने गर्मी भेज दी है। पाकिस्तान के गुब्बारे वहां पे चले गए तो इन्होंने कहा जी ये मुखबरी करने के लिए आ गए हैं। फिर वो हमारे बेचारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर
जो कश्मीरी है उनका कोई कबूतर वहां पे चला गया तो उन्होंने कहा ये कबूतर भी मुफ्तली जी, के लिए भेजा है। पठानकोट तो की ये बात तो कर रहे उनकी हैं आप। मीडिया की, पठानकोट में कबूतर चला जी गया था और उस पे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, तो उस पे भी उन्होंने एक बवाल मचा दिया था। जी जी। तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। इससे पहले अगर आपको याद हो, जनरल बिपिन रावत ने भी इसी तरह की भड़के मारी थी। उन्होंने कहा था कि जी वो हमने तो पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है। और फिर इनके वो राजनाथ सिंह जो है इनके डिफेंस मिनिस्टर, वो तो आया दिन जनाब पता नहीं कितने टुकड़े कर रहे होते हैं, 2 टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो देखिए हम बोलते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। हमने करके दिखाया। इनके स्विफ्ट रिटार्ड में बोलते रहे। वो बोलने के बाद उन्होंने कहा जी अब बहुत सुबकी हो गई है तो चलो कोई फिजिकल अटेम्प्ट भी करें। वो करके देखा तो कवे मार फौजी साबित हुई कि एक हमारा कौवा जो है वो मार दिया, और एक हमारा पाइन ट्री जो है पूरी दुनिया ने, बल्कि बड़े पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के क्रेडिबल जो एंकर्स हैं उन्होंने जाके वहां मौके पर जाकर जो है पूरी दुनिया को भी दिखाया। अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी बताया कि ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। तो अब जो ये गीदड़ भपकियां इसके मुहर्रिकात हैं। अभी जो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जो हैं, वो अभी पिछले साल ही मई में 31 मई में जाके सिंगापुर में एतराफ कर चुके हैं अपने जहाजों का। ब्लूमबर्ग का वो इंटरव्यू भी आपके सामने। फिर इनकी डिप्टी एयर चीफ जो है वो जो उनकी कौमी सलामती की कमेटी है, जी। दिफाई कमेटी है, वहां पे उनको फायर करना पड़ा कि उन्होंने सच बोल दिया कि भाई हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ें। तो जो पाकिस्तान का मल्टी डोमेन ऑपरेशन था, उसके बाद जो नरेंद्र मोदी का इसके पीछे एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था, वो तार तार हुआ और बहुत बुरी तरह हुआ। बिल्कुल। यानी उन्होंने कोशिश की थी कि तो आपको पता है जब भी कोई इलेक्शन होता है तो कोई ना कोई नाटक उन्होंने करना होता है, कोई बिल्कुल, false अमूमन flag हमारे उन्होंने यहाँ करना होता तो हम तो हिंदुस्तान में कहावत सुनते हैं कि सरहदों पे और सीमाओं पे तनाव है, समझे कि देश में चुनाव है। तो वहाँ पे तो चुनाव में तो जी, सीमा जी। पे तो यही होती है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, मैं डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब की तरफ जाऊँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर फरमाइएगा कि हिंदुस्तान और भारत एक बार फिर अब धमकियों में उतर आया है, और जो है आर्मी चीफ जो है उनके जिस तरह से अमूमन जो रिटायर और हाजिर जनरल हैं वो अपने आप को शायद रात के 2-4 वो जैसे कहते हैं ना आब हयात जिसको कहें, वो पी के, और जब शुरू हो जाते हैं तो उनको पता नहीं लगता कि हम बात कैसे कर रहे हैं और किसको कह रहे हैं। मैंने थोड़ा सहाफ़ती अल्फाजों में उनको मुख्तलिफ अल्फाज दिए कि शायद गैर अखलाकी ना हो। मिन साहब, पहले तो आपको सलाम, डॉक्टर सज्जाद बुखारी को भी सलाम, और उनका बहुत शुक्रिया। बड़े जनरस वर्ड उन्होंने कहे। हालांकि माशाल्लाह जिस तरह वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भारतीय मीडिया पे डिफेंड करते रहे, इसकी नज़ीर कमी मिलती है। साथ में आपकी टीम को, आपके देखने वालों को भी सलाम। देखिए भारत का मसला ये है कि वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रक्चरल एनिमिटी के अंदर है, और जब मैं स्ट्रक्चरल एनिमिटी की बात करता हूं तो उसके पीछे है नजरिया, वन नेशन थ्योरी वर्सेस टू नेशन थ्योरी। और यही वजह है कि सिंस बिगिनिंग ऑफ द टू नेशंस, दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम भी नहीं किया, और इंडिया ने तो आपको एसेट्स देने से भी इनकार किया। और ये मामला सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता। यानी आज हम कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने अखंड भारत का नारा लगाया है, भारत के नक्शे को बाहर आवेजा किया हुआ है पार्लियामेंट के। लेकिन आप अगर नेहरू की किताब पढ़ें, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1946 में पब्लिश जी, मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी सर, आ रही है जी। अगर आप द रिपब्लिक ऑफ इंडिया पढ़ें तो उसके अंदर भी ये बड़ी वजाहत के साथ मेंशन किया हुआ है कि जहां पे ब्रिटिश एम्पायर छोड़ेगी उन सारे इलाकों के ऊपर इंडिया कंट्रोल करेगा। तो उसमें तो भूटान, नेपाल, मालदीव, बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा वो उसके अंदर शामिल किए हुए थे। तो ये ख्वाब इनका पुराना है। लेकिन ये है कि जो जब कांग्रेस आती है तो वो सेकुलरिज्म के लिबादे में आती है, और मोदी आए हैं तो वो हिंदुत्व के लिबादे में आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सैन वॉइसेस नहीं है। मिसाल के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, या जसवंत सिन्हा गुजरे, या अजय पाल मलिक गुजरे, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, लेकिन बड़ी सैन वॉइसेस थे। जैसे आजकल आरएसएस के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, जिसे जो जनरल मनोज हैं उन्होंने भी उसकी तायद की। लेकिन मुझे समझ आता है कि ये जो भारतीय चीफ का जो बयान है, ये गालिबन वो अपने मफादात के लिए इस तरह से कर रहे हैं, और वो चाहते हैं, उनकी रिटायरमेंट करीब है, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई रोल दे दिया जाए दोबारा। तो लिहाजा वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसे सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अदरवाइज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली
और मिलिटरीली चारों शाने भारत चित हो चुका है। जो की प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, वो भारत पे बिल्कुल। ट्रस्ट नहीं करते। और आखिरी पॉइंट आपके सामने रखूं कि जब रशियन हाई डेलीगेशन लास्ट ईयर आया था, तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे किया था कि वी डाउट द इंडियन रोल बिकॉज डबल गेम खेल रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ आजादाना ताल्लुकात चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये जो धमकियां हैं, ये गीदड़ बबकियां हैं, जिसका इशारा खुद बुखारी साहब ने भी दे दिया बिल्कुल है। डॉक्टर साहब साथ ही और रहिएगा। इसकी मेजर रिटायर महसन रजा भी हैं, दिफाई तजिया निगार, मैं उनकी जानिब जाऊँगा। बहुत शुक्रिया महसन रजा साहब। एक तो हिंदुस्तान की जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे थे जो धमकियाँ हैं, और ख़ास तौर पर जाते जाते जब आप रिटायरमेंट के करीब हों तो कहीं पे आपका हाफजा काम नहीं करता, या फिर जो है ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के जो जनरलों का हाल होता है वो बेहाल हो जाते हैं और ऐसे बयानात दे देते हैं। मगर कहिएगा कि क्या इस वक्त जब इतनी दुनिया में जलालत और रुसवाई तारीख में हिंदुस्तान के हिस्से में आई और इसी फ़ौज ने ही दिलवाई, जो जिस पे यकीन था हिंदुस्तान की आवाम का कि शायद जो है पाकिस्तान में, जो कि उनकी ख्वाब था कि पाकिस्तान को इस नक्शे से मिटा देंगे, और हमारे शाहीनों ने जिस तरह से उनकी राफेल और रा को फेल कर दिया, तो अब ये बयानात जो हैं कि बयानात की हद तक है, या समझते हैं कि वाकई वो अपने इसराइल और जो है अपने लोगों को खुश करने की ये कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे मदऊ किया अपने इतने लिटरेरी फोरम के मौजूदगी में, और दूसरा मैं माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया आपको, मैं ड्राइव कर रहा था। डॉक्टर मुनव्वर साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में हमेशा की तरह जिस तरह बयान कर रहे थे कि ये बिल्कुल इनकी प्योर एक इनका कल्चर है गीदड़ बग्गियों वाला। और जिस तरह ये इनके मिलिट्री हेड ने जिस तरह ये वही रिटायरमेंट से पहले वो अपने सीडीएस बनने के लिए वैकेंसी को वो जरा वेट करना चाह रहे हैं कि मैं कैपेबल हूं कि इसके बाद मुझे सीडीएस में आप उस ओहदे के लिए भी कंसिडर करें। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह वो वाकई जिसको कहते हैं ना सठिया गया, वो बिल्कुल सठिया गया हुआ है इस वक्त। और इस अपनी नौकरी सीडीएस की नौकरी पक्की करने के चक्कर में अगर ऐसा शख्स किसी गैरतमंद मुल्क में अगर मिलिट्री चीफ होता और जो परफॉर्मेंस इतनी बड़ी फौज रख के दुश्मन से 10 गुना बड़ी आपके पास फौज थी, दुश्मन से 14 गुना बड़ी एयरफोर्स थी, दुश्मन से 20 गुना बड़ी आपके पास नेवी थी, और दुश्मन से को अनलिमिटेड बड़ी इकोनॉमी होते हुए जिस तरह आपने मई 2025 में पसपाई और जिस तरह हर्जा सराई आपने मुल्क की कराई, किसी और गैरतमंद मुल्क का अगर ये आर्मी चीफ होता, या तो वो खुदकशी कर लेता और या उसको पीक चौक में लटका के मारा जाता। और ऐसे शख्स के साथ ये हाल होना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि पता नहीं वही जैसा वो कहते हैं ना माल मालक की नार होती है, तो जैसा ऊपर वजीर आजम वैसे ही आर्मी चीफ, और ये बेसिकली हिंदुत्व माइंड सेट है। यही 2002 जो बुचर ऑफ गुजरात का जो माइंड सेट है वही आज फौज के ऊपर मुसल्लत है। वो किधर गया वो भारत जो गांधी साहब ने बनाया था, किधर गया वो भारत जो पटेल साहब और नेहरू साहब ने बनाया था। एक सेकुलर भारत होगा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होगी, लोगों को आजादी, मजहब की आजादी होगी। क्या हुआ? 2025 में आरएसएस बनती है, और उसके बाद आरएसएस का पहला शिकार कौन हुआ? वो गांधी साहब हुए। आरएसएस ने कत्ल किया गांधी साहब को। और आज ये उस भारत के ऊपर जिस तरह मुसल्लत हुए हैं, मैं कहता हूं कि नेबर्स तो जो है वो अनसेफ है ही है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो विक्टिम भारत से है वो भारत की खुद अपनी अवाम है। बिल्कुल, वो लिबरल लोग हैं, ना उधर को मजहबी आजादी है, ना किसी किस्म मैं की। सब साथ ही रहेगा। मैं सजाद बुखारी साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान से जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी फ़ौज को तो ये मशवरा देना चाहिए कि किसी पागल कुत्ते पे ये गोली खर्च कर लें, मगर किसी इंडियन फ़ौजी पे और हिंदुस्तान पे ना करें, क्योंकि जैसे कि मैज़म साहब ने भी कहा कि उनके अंदर खुद इस वक्त टूट फूट का शिकार है भारत। ये जिस तरह से हम भी खुद देखते हैं कि आसाम में क्या हो रहा है, इसके साथ साथ जो है मगरबी बंगाल में क्या हो रहा है, इसी तरह जो है फिर हमारे सिख भाई जो हैं, जो जिस तरह से खालिस्तान तहरीक जो है वो पूरी दुनिया में ज़ोर पकड़ रही है और पूरी दुनिया में
मैं तो हैरान हो गया जब अमेरिका में और कनाडा में ऑफिशियली तौर पर मुझे बताया गया कि यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन को इजाज़त नहीं है कि वो ऑफिशियल आके किसी गुरुद्वारा में माथा टेके, यानी कि इबादत करे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे सिखों के ये कातिल हैं। तो समझा जाए कि सिखों के कातिल से मुराद ये है कि कनाडा, अमेरिका और दुनिया में जिस तरह से लोगों को जा के इंडियन को मार रही है, तो कहा जाए तो फिर हमें तो बिल्कुल मैं वजह हूँ फरमा रहा हूँ या कह रहा हूँ कि इनके ऊपर गोली खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, आपने बड़ी अहम बात की है। ये भड़कों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बरसने वाले थे वो इतने ज्यादा गरजते नहीं है, तो ये गरजने वाले हैं, ये बरसने वाले तो बिल्कुल नहीं है। ब्रिगेडियर साहब ने भी एक बड़ी अहम बात की है। उसका एक पहलू ये जरूर हो सकता है कि जिस तरीके से डॉक्टर मुनव्वर साहब ने भी कहा है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो शायद कोई अपनी प्रमोशन, एक्सटेंशन या कुछ इसके पीछे ये अवामिल कार फरमा हो। लेकिन मैं इसका एक और पहलू जो है वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने मुतादिद बार लोकसभा में इस बात को दोहराया है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आरएसएस ने कैप्चर्ड कर लिए। अब आप देखें कि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालें तो जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हुए हैं या मिस कैलकुलेशन, जो फौज को झोंका है आग में, धकेला है, और ऐसे त्यारे जो आपने तेजस जैसे को देखा जिसके लिए पता नहीं बड़ी टर्म्स इस्तेमाल हुई कि वो तो लीक हो रहा है, डायपर पहनाए, और पता नहीं किस तरह के पाकिस्तानियों ने उस पर बातें भी की, मीम उस पे बनी। तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसके पीछे आरएसएस, कर रहे हैं आप समोसे का जिक्र कर रहे हैं। जी 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 जी, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो इस वक्त जो है मुकम्मल इंटरवीन है आपकी इस आइडियोलॉजी का, हिंदुत्व का, शिवसेना, बजरंग दल और ये जो संघ परिवार का कॉम्बिनेशन है, तो ये मुकम्मल तौर पर इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। वरना जो पेशेवराना जो है प्रोफेशनल फोर्सेस होती हैं वो इस तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं होती, तो वो किसी और के पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए या उनकी सरकार का ऑब्जेक्टिव के लिए वो इस्तेमाल नहीं होती। वो पेशेवराना फौज नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो इसके पीछे हमारे आर्मी चीफ का अभी जो 10 मई का एक खिताब था, आपने भी सुना, पूरी दुनिया ने सुना, तो देर तो हो गई, अक्सर देर कर देते हैं, 3 माह बाद और फिर 6 माह के बाद आकर ब्रीफिंग दे रहे होते हैं कि ये मार्का है कि ये जो अपने संदूर की फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उनकी एक सिंगल पर्सनैलिटी या उसकी प्रमोशन या उसके पहलू के साथ साथ ये पहलू बड़ा आम है कि ये डेलिबरेटली जो है ये करवाया गया है, और ये आपको पता है कि स्टंट के तौर पर और एक जो जिस तरीके से वो एक सेंटीमेंट का वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये जो बात है इसका भी एक और मैं आपको पहलू बताऊंगा, बल्कि ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर मुनव्वर साहब जैसे लोग जो हैं वो मेरे जैसे तालिब इल्म की इस जो तज्जिया या नुक्ता नजर इससे जरूर इत्तेफाक करेंगे। ये लिबादा जो ओढ़ा हुआ ना था सेकुलरिज्म का या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का, आप मुझे बताएं, आज तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, नो डाउट, राइट एक्सट्रीम, बल्कि ये हिंदुत्व भी नहीं है, ये मुदित्व भी नहीं है, इसको मैंने एक टर्म इस्तेमाल की है, ये ब्राह्मदित्व है। यानी ये ब्राह्मण्स के लिए जो है शिव की धरती का नारा लगाते हैं, वो इनकी आइडियोलॉजी को जरा समझने की जरूरत है। उसमें ये शूदर निचली जात के लोग भी शामिल नहीं है। लेकिन मैटर ये चीज करती है, इससे पहले गोल्डन टेम्पल का वाकया, अभी आपने सिखों का बात किया, इंदिरा गांधी वाला इंसिडेंट, फिर उसके बाद बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट उठा लें, गुजरात का इंसिडेंट उठा लें, इन तमाम इंसिडेंट्स में आप मुझे बताएं कहां पे आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त भी ये हिंदुत्व या एक्सट्रीम था, उस वक्त भी इन्होंने सिर्फ एक लिबादा ओढ़ा हुआ था। कश्मीरियों की इज्तिमाई कब्रें किसके दौर में दरियाफ्त हुई हैं? कांग्रेस, आप देखें कांग्रेस का रिकॉर्ड उठा के देखें, ये एक माइंड सेट है। जब टू नेशन थ्योरी की बात जब आती है तो हमें थोड़ा माजी की तरफ जाना चाहिए और समझना चाहिए कि ये इसकी बुनियाद क्या थी। तो ये जो माइंड सेट है, ये माइंड सेट जो है भले नकली लिबादा ओढ़ ले, इनका जो टारगेट है आरएसएस, आप देखें गांधी का फिर नीचे तक, ये अभी तक जो इन्होंने सफर किया, तो ये जो आइडियोलॉजी है ये एग्जिस्ट करती रही है। ये मुख्तलिफ अदवार में इनका जेस्चर, इनका अमल जो है ये साबित करता रहा है कि इन्होंने एक जमहूरियत पसंदाना नकली लिबादा, जाली लिबादा ओढ़ा हुआ है, असल में ये बिल्कुल। डॉक्टर साहब, समझ में आ रहा है कि अब जो बातें हो रही हैं और जिस तरह से DGISPR ने और पाकिस्तान की पूरी कौम ने कहा है कि ठीक है, जब भी आप चाहें, बेशक आप जंग लड़ना चाहते हैं, हम तैयार हैं। और पंजाब से लेकर, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर से जो है कराची तक, कोई पराठे, कोई लस्सियाँ और कोई जो है जंग के लिए हर बंदा तैयार है।
तो आप समझते हैं कि अगर इस तरह की हरकत दोबारा जो बारहा कोशिश कर रहा है इसराइल की हिमा पे हिंदुस्तान, तो इस दफ़ा क्या नज़र आ रहा है आपको सर? देखिए, अगर उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे बर्बाद करवाना है, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने उनकी फजाओं के ऊपर हम काबिज थे। जी। ये तो दुआएं दें प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि उन्होंने इंटरवीन किया। और आपको एक मैं अहम बात बताने लगा हूँ, कारगिल की जो जंग हुई थी ना, बड़ी अच्छी किताब है एंगेजिंग इंडिया, और ये टालबोट ने लिखी है। आइन टालबोट उस वक्त असिस्टेंट सेक्रेटरी थे साउथ एशिया के क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में। वो बताते हैं कि इंडियंस लिटरली रो रहे थे आके अमेरिका में कि हमारी जान छुड़वाएं, जी। और वो प्रेसिडेंट क्लिंटन के तकरीबन कदमों में पड़े हुए थे। उस वक्त भी प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक मौके में कहा था कि याद करो कि तुम्हारी जान हमने कैसे छुड़वाई थी। तो कहने का मकसद ये कि अगर उन्होंने तबाही फिरवानी है अपनी, उस सूरत में जब सियासी हम आंगी ना हो, उस सूरत में जब नागालैंड के अंदर, मिजोरम के अंदर, कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर तहरीकें चल रही हों, उस सूरत में जब आर्मी के की कमांडर्स लड़ने के लिए तैयार ना हो। देखिए ना, इंडियन आर्मी में इधर हमारे पास मीसम रजा साहब बैठे हैं, ये आपको तफसीलन बताएंगे। उनकी गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट लड़ती है। गोरखा तो नागालैंड की वजह से लड़ने को तैयार नहीं है। सिखों के अंदर तो बगावत है, वो कहते हैं जंग लगे तो पाकिस्तान का साथ दो, तो लड़ेगा कौन इनकी तरफ से? बिल्कुल। और फिर मैं आपको बताता हूं अंदर के हालात क्या है, चंद आपको एविडेंसेस दे देता हूं। ये आकार पटेल ने किताब लिखी है 2021 में, द प्राइज ऑफ मोदी ईयर्स। वो डेटा दे रहा है जिसके अंदर वो बताता है किस तरह तबाही हुई है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल कोहेजन और डेमोक्रेसी की। दूसरी किताब है हाउ लॉन्ग कैन द मून बी चेंज्ड। ये ऐसे लिखा हुआ है, 2023 में पब्लिश हुआ है। वो बता रहे हैं किस तरह अथॉरिटेरियनिज्म और हिंदू नेशनलिज्म जो है उसने पूरी इंडियन सिविल सोसाइटी को बर्बाद किया है। आपके सामने मैंने पहले भी अभय शुक्ला की 2 किताबें रखी, डिसअपीयरेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जी जी 2024 में पब्लिश हुई, और होली काउस, लूज कैनन एंड डफर जोन क्रॉनिकल्स 2025 के अंदर दिसंबर में पब्लिश हुई। उन्होंने तो सारा काया पलट दिया इंडिया के तासुर का। फिर आ जाइए जनाब, राहुल भाटिया है, इनकी 2024 में किताब पब्लिश हुई है। टाइटल आप टाइटल से समझ जाएंगे, लिखा है द अनमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वो बताते हैं किस तरह सत्यानाश हुआ है। और फिर हमेशा मैं खशवत सिंह की इस किताब का हवाला देता हूं जिसका नाम है एंड टू द इंडिया, 2003 में पब्लिश हुई, कि अगर यही इनके जो इनके हालात रहे तो ये तो टूटे की तरफ जा रहे हैं, हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। बिल्कुल। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया जिस बात के ऊपर चला हुआ है, कोई भी 21st सेंचुरी में रियासत इन हालात में सरवाइव नहीं कर सकती, जहां आपको पड़ोसी भी छोड़ दें, की मेजर पावर्स भी आपको लिफ्ट न कराएं और अंदरूनी तौर पे खलफशार हो। तो पाकिस्तान से तो लड़ाई दूर की बात है भैया। बिल्कुल आपने सही कहा। मेजर साहब आपकी तरफ आऊँगा। मेजर नज़र साहब, बिल्कुल जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि जो अंदरूनी खाना जो जंग है वो तो बड़ी अहम है, हमें लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर सर इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि मुख्तलिफ जो स्टेट में मुख्तलिफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और अमूमन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कि गोदी मीडिया है वो तो इन चीज़ों को उस तरह से नहीं दिखाता, मगर सोशल मीडिया पे जो चीज़ें नज़र आती हैं वो बड़ी अहम हैं। जो तहरीकें इस वक्त जोर पकड़ रही हैं वो अब कहीं ना कहीं बायज़ जो है आज़ादी की तरफ जा रही हैं। जो अखंड भारत का ख्वाब था वो चिकनाचूर होता हुए देख रहे हैं आप हिंदुस्तान का। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल आपको अपने तालिब इल्म की हैसियत से और जो वॉर स्टडीज की असेसमेंट्स जो हमने की हैं, और जिस तरह एक सोसाइटी जब एक्सट्रीमिज्म का शिकार हो जाती है और वो जो वायरस जो है शिद्दत पसंदी का जब उसकी जड़ों के अंदर घुस जाता है तो वो स्टेट्स, वो कौमें कभी सरवाइव नहीं करती। और मैं भारत को 2030 के बाद आगे नक्शे के ऊपर नहीं देख रहा। 2030 के बाद बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरत एक, जी मैं बिल्कुल, और अल्लाह करे कि ये जो आगे इलेक्शन आ रहा है इसमें हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि इसमें दोबारा मोदी साहब सिलेक्ट हों और वो दोबारा वजीर आज़म बने। ये वक्त बताएगा कि ये मोदी जो है, ये जिस तरह रशिया के लिए यूएसएसआर के लिए गोरबाचोव जिस तरह साबित हुआ था, ये मोदी इंडिया का गोरबाचोव बनेगा।
और ये उसके बाद ये बुहारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, जो इंग्लिश उन्होंने वैसे तो बड़ा अच्छा मुहावरा यूज किया कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा कि उसकी जो इंग्लिश, इसी मुहावरे का जो इंग्लिश में इडियम है वो ज्यादा इसके लिए इस वक्त सूटेबल है, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये वो बार्किंग डॉग्स हैं जिन्होंने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, जिन्होंने पूरी की पूरी जो इस वक्त भारतीय नेशन है, जनता है, उसको सबको इन्होंने जो चूरन बेचा हुआ है, एंटी मुस्लिम, एंटी सिख, एंटी क्रिश्चियन और हिंदुत्व वाला, वो अब चूरन जो है वो अल्टीमेटली पूरे के पूरे भारत को गैलप करने लगा है। बिल्कुल, वो इनकी सॉवरेनिटी अंदर से मुकम्मल तौर पर खोखली हो चुकी हुई है। कनाडा की बड़ी अच्छी मिसाल दी कि देखें, आप इतने कमजोर हो चुके हुए हैं कि वो आप एक सिख सिंगर्स को कत्ल कराने के लिए आप कनाडा तक जाते हैं, आप फिर आके वो अगर कनाडा से इधर कोई आता है सिंगर तो उसको कत्ल कराते हैं। आपको इतना खौफ है क्रिश्चियंस के साथ के आप उनके जो चर्च हैं जाके क्रिश्चियन, उनकी जो इस क्रिसमस पे एक्टिविटीज होते हुए चर्च के अंदर जाके गन पॉइंट के अंदर उनसे जाके जय भारत माता की नारे लगवाते हैं। उसके बाद आपने जो राम मंदिर की एक एग्जांपल है, वो इतना बड़ा काला टीका है भारत की उस सेकुलरिज्म के पास कि वो इनकी बुनियादें अब खोखली करके चला गया। बिल्कुल बहसन रजा साहब, वक्त की कमी वजह से मुझे प्रोग्राम यहाँ रोकना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तीनों मेहमानों का शुक्रिया तय है कि भारत कुछ भी सोचे मगर पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहदा, और पाकिस्तान वाहिद दुनिया के खिते पे मुल्क है जो चाह रहा है कि हिंदुस्तान जब भी चाहे, जब भी सोचे, जब भी फैसला करे, पाकिस्तान जंग लड़ने के लिए तैयार है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जैकबाबाद में पूरे गांव को आग क्यों लगा दी गई, और इसके साथ साथ वापस आके बात करेंगे कि टंडो मोहम्मद खान के हुदूद में ख़ास तौर पर साबिक जज जाहिद मुगेरी को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसकी वजूहात क्या थी। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे।